हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेट्राएड। टाइप्स ऑफ टेट्राएड। देखिए, जो अपन ने टॉपिक देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, तो अपन ने देखा था कि जो मियोसिस होके एमएमसीज के अंदर मियोसिस होके जो है 4 हैप्लॉइड जो है ये माइक्रोस्पोर जो है बनते हैं। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो जो है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एकदम पहले सेपरेट नहीं होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है ये चारों अटैच रहते हैं, और वो अटैच किस वजह से होते हैं? इनिशियली ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच टुगेदर ड्यू टू कैलोज लेयर। इनिशियली जब एमएमसीज के अंदर जो है क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और इनिशियली जो है ऑल 4 माइक्रोस्पोर are attached with each other through कैलोज। ये जो है कैलोज क्या है? ये कैलोज जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो जो एमएमसीज जो है, ठीक है, कौन सिक्रेट करता है इसको? इट इज सिक्रेटेड बाय एमएमसीज। कैलोज लेयर इज सिक्रेटेड बाय एमएमसीज। एमएमसीज मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करता है? कैलोज लेयर को सिक्रेट करता है, और यही वो कैलोज लेयर है, जो क्या करता है, जो 4 जो माइक्रोस्पोर है उसको जो है ये अटैच रखता है, मतलब चारों जो है एक दूसरे से अटैच रहेंगे। मगर यही जो है बाद में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। यही जो है बाद में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। किससे सेपरेट हो जाते हैं ये? लेटर these microspores are separated from each other। किसके थ्रू ये सेपरेट होंगे? वो होते हैं कैलेज एंजाइम के थ्रू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करेगा? कैलोज को जो है सेपरेट वहाँ से डाइजेस्ट करेगा, और जो है 4 माइक्रोस्पोर जो है क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो कैलेज एंजाइम जो है ये कौन सिक्रेट करता है? कैलेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय टैपेटम। तो देखिए, टैपेटम का ये भी एक रोल है। टैपेटम बहुत सारे फंक्शन कर रहा था, अपन ने देखा हुआ है। टैपेटम क्या क्या कर रहा था? टैपेटम जो है स्पोरोपोलेनिन, टैपेटम पोलन किट बना रहा था, स्पोरोपोलेनिन बना रहा था। उसके अलावा टैपेटम जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एमएमसी को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा था, न्यूट्रिएंट वगैरह, ठीक है। यूवेज बॉडी बना रहा था, यूवेज बॉडी फूड का स्टोरेज भी कर रहा था, ठीक है। और जो टैपेटम जो है एक तरह से एक ऑक्सीजन भी जो है ये सिक्रेट करता है, और कैलेज एंजाइम भी जो है ये सिक्रेट करता है। तो कई सारे फंक्शन जो है ये टैपेटम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन है टैपेटम के, उसमें से एक जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कैलेज एंजाइम को सिक्रेट करता है, और कैलेज एंजाइम की वजह से क्या होता है? कैलोज का डिग्रेडेशन होता है, और कैलोज जैसे डिग्रेड होता है तो जो 4 माइक्रोस्पोर जो एक दूसरे से अटैच होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, टैपेटम का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना टाइप्स ऑफ टेट्राएड। तो टाइप्स ऑफ टेट्राएड में देखिए, टेट्राएड जो है ये क्या होते हैं, मतलब चारों जो है एक दूसरे से अरेंज रहते। टेट्राएड किसको बोला जाता है? जब 4 जो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो उसको टेट्राएड बोला जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर इन टेट्राएड। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 टाइप के जो है टेट्राएड जो है ये जनरली प्लांट में देखे जाते हैं,
ठीक है, वो 5 टाइप कौन से वो अपन देखेंगे। देर आर 5 टाइप्स। ठीक है, 5 टाइप्स कौन से हैं। 5 टाइप जो है उसमें से एक है टेट्राहेड्रल, टाइप। एक जो है वो है आइसोबायलैटरल टाइप। उसके बाद है डिकसेट टाइप। उसके बाद जो फोर्थ है वो है टी शेप टेट्राड। एंड जो फिफ्थ जो है ये है लीनियर टेट्राड। इस तरह से ये 5 टाइप के जो है टेट्राड जनरली एंजियोस्पर्म में देखे जाते हैं। इसका शेप देखिए कैसे होता है। देखिए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 जो है एक दूसरे से अटैच है, मगर जो फोर्थ जो है ये क्या है, एग्जैक्टली इनके पीछे में जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक यहाँ हो गया, एक ये इसका, एक ये, और एक जो पीछे में है वो जो है यहाँ पे सेंटर में एग्जैक्टली पीछे में प्रेजेंट है। जो मैंने डॉटेड जो लाइन दिखाई है ये क्या है, फोर्थ वन है। तो इस तरह की अगर अरेंजमेंट होती है माइक्रोस्पोर की तो उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाएगा इसको, टेट्राहेड्रल। और ये बहुत ही कॉमन टाइप का है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में अगर आप देखिए तो आपको इसी तरह के जो है टेट्राहेड दिखाई देंगे, और ये बहुत ही कॉमन है डाइकोट में। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप इन डाइकोट में जनरली पाया जाता है। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म जो है ये 2 इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, एंजियोस्पर्म डिवीजन है, और उसके बाद जो है डाइकोट और मोनोकोटिलडॉन जो है ये क्या है, 2 कैटेगरीज है उसके। तो डाइकोट में ये टेट्राहेड्रल टाइप के जो है आपको जनरली दिखाई देंगे। और जो सेकंड जो है आइसोबायलैटरल में कैसे होगा, ये जो अरेंजमेंट होती है ये क्या है, ये आइसोबायलैटरल टाइप की है। दिस इज आइसोबायलैटरल अरेंजमेंट। और ये जो टाइप है ये जनरली देखा जाता है मोनोकॉट में। इट इज कॉमनली फाउंड इन मोनोकॉट। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो है डाइकोट में बहुत कॉमन है, और सेकंड वाला जो है ये मोनोकॉट में काफ़ी कॉमन है। उसके बाद भी टाइप है, जैसे डिकसेट है। डिकसेट में क्या होता है, देखिए डिकसेट में क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक जो है इसके पीछे में है। एग्जैक्टली ये जो है इसके पीछे में है। ठीक है, और ये 2 जो है ये ऊपर है। तो ऐसे 90 के एंगल में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोला जाता है डिकसेट। क्या बोलेंगे इसको, डिकसेट। और इसी तरह का एक दूसरा अरेंजमेंट है जो होता है टी शेप, उसको बोला जाता है। देखिए कैसे रहेगा वो, और ये जो है फिर 2 इसके एग्जैक्टली नीचे इस तरह से मिलेंगे। तो ये अगर अरेंजमेंट है, देखो एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो ये टी शेप है, ये एक लाइन बन रही है और ये एक लाइन बन रही है, तो इसलिए जो है इसको टी शेप बोला जाता है। इट इज टी शेप। एंड एक जो है और इसी तरह का वो है लीनियर। देखिए लीनियर मतलब क्या है, ये एक लाइन से प्रेजेंट है, एक लाइन में इनकी अरेंजमेंट है। तो ऐसी अगर अरेंजमेंट है तो उसको जो है लीनियर बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर। तो इस तरह के 5 जो है ये बहुत ही कॉमन टाइप के जो है टेट्राहेड जो है ये एंजियोस्पर्म में देखे जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट जो है टेट्राहेड्रल टाइप ये जनरली डाइकॉट में देखा जाता है, और आइसोबायलैटरल टाइप जो है ये मोनोकॉट में देखा जाता है। ठीक है, बाकी भी जो है ये होते हैं, मगर मोस्ट कॉमन जो है ये टेट्राहेड्रल या आइसोबायलैटरल है। उसमें भी टेट्राहेड्रल जो है बहुत ही कॉमन है एंजियोस्पर्म में, और डाइकॉट में ये मोस्टली देखा जाता है।
तो इस तरह से 5 टाइप के जो है ये टेट्राएड की अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। और ये जो चारों जो अटैच है यहाँ पे जो चारों जो अटैच है ये किस किस के थ्रू अटैच होते हैं, ये कैलोस के थ्रू अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा ये होगा कैलोस का डिपोजिशन। चारों के बीच में जो भी लेयर यहाँ पे आपको दिख रही है, जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये एरिया मतलब क्या है, ये कैलोस का डिपोजिशन है। वैसे यहाँ पे भी रहेगा, जो कॉमन जो वॉल्स रहेंगे वो सब क्या है, कैलोस के वॉल्स रहेंगे। और इसको डिसॉल्व करने वाला कौन रहेगा, इसको डाइजेस्ट करने वाला, डिसॉल्व करने वाला जो रहेगा वो कैलेज एंजाइम रहेगा। ये कैलेज एंजाइम जो है ये कौन सिक्रेट करता है, इसको टैपेटम सिक्रेट करता है। और कैलोस को कौन बनाता है, कैलोस को जो बनाता है वो है एमएमसीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये जो डार्क जो एरियाज है ये सब क्या है, ये कैलोस का डिपोजिशन है और कैलोस की वजह से जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं। मगर जब टैपेटम कैलेज को सिक्रेट करता है तो ये क्या हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और फिर रिलीज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये जो है अपने देखे 5 टाइप के टेट्राएड। मगर जनरली एक स्पीसीज में जो है एक ही तरह का जो है क्या होता है, कोई भी एक टाइप का टेट्राएड जो है हो सकता है। इट में बी टेट्राहेड्रल, इट में बी आइसोबायलैटरल और डिकसेट, टी शेप और लीनियर। बट एंजियोस्पर्म में एक प्लांट ऐसा भी है जिसके अंदर 5 टाइप के जो है ये पांचों के पांचों टाइप जो है टेट्राएड जो है वहाँ पे दिखाई देते हैं। वो है, एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलेगेंस। कौन सा है, एरिस्टोलोकिया एलेगेंस। ये एक ऐसा है प्लांट, या एंजियोस्पर्म है, which contains all the 5 types of tetrad. This plant contains all the 5 types of tetrad. तो देखिए कितना स्पेशल प्लांट है, इसके अंदर पांचों तरह के जो है टेट्राएड प्रेजेंट है और इसलिए ये बड़ा खास प्लांट हो जाता है। तो आपको एक एक्सेप्शन है ये आपको तो जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नाम जो है आपको पता रहे, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जनरली पांचों तरह के टेट्राएड एक ही प्लांट में मिलना ये थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शनल चीज़ है। जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक प्लांट में एक ही तरह के होने चाहिए, है कि नहीं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो ये 5 टाइप के टेट्राएड जो है ये अपन ने देखे। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। तो देखिए उसके बाद का जो टॉपिक है अपना वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। इसमें देखिए क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलन ग्रेन की जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी। ये भी आपको पता चाहिए, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या होती है, इसको बोला जाता है पैलिनोलॉजी। वर्ड से ही समझ में आता है, लॉजी का मतलब स्टडी है और पोलन की स्टडी मतलब पैलिनोलॉजी। और जो पोलन ग्रेन जो है इसको आप देखिए तो पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट जो है, गमीट जो है ये कहाँ पे बनता है, ये पोलन ग्रेन के अंदर बनता है। मेल गमीटोफाइट जो है ये क्या है, पोलन ग्रेन ही है। तो इसलिए पोलन ग्रेन is considered as pollen grain is the first cell of a male gametophyte. क्या है, मेल गमीटोफाइट का जो फर्स्ट सेल है वो पोलन ग्रेन है, इसलिए पोलन ग्रेन को स्टडी किया जाता है, जरूरी है। पोलन ग्रेन इज टर्म एज इमेच्योर मेल गमीटोफाइट, अभी भी मैच्योर नहीं है। पोलन ग्रेन जो है बन जाता है मगर पोलन ग्रेन पूरी तरह से अभी गमीटोफाइट नहीं बना है। गमीटोफाइट वो अभी फर्दर उसका प्रोसेस होने वाला है, मगर अभी भी जो है वो क्या है, इमेच्योर है। तो पोलन ग्रेन को जो इमेच्योर मेल गमीटोफाइट बोला जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ गमीटोफाइट, मेल गमीटोफाइट, बट इट इज इमेच्योर। तो इसका बाद में जो है प्रोसेस होगा तो फिर ये मैच्योर जो रहेगा वो अपन आगे देखेंगे कि मैच्योर क्या होता है। देन वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब आप देखिए पोलन ग्रेन किसी किसी स्पीसीज़ में कुछ देर तक सर्वाइव करते हैं, मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज भी ये वैरी करता है कि पोलन ग्रेन कितने टाइम तक वायबल रहेंगे, कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इसकी वायबिलिटी को जो है अफेक्ट करेंगे। उसमें से एक तो सबसे ज़रूरी है वो टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, मगर स्पीसीज टू स्पीसीज भी ये वेरी हो सकता है। देखिए किसी किसी प्लांट में ये जो वायबिलिटी है पोलन की ये 1 दिन हो सकती है, किसी में 1 घंटा हो सकती है, किसी किसी में जो है 10 मिनट भी हो सकती है, कुछ बता नहीं सकते। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है, उतना ही कम जो है इसकी वायबिलिटी रहेगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी ही कम इसकी वायबिलिटी रहेगी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ही ज़्यादा वायबल रहेंगे पोलन। तो इस तरह से जो है एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है इसकी वायबिलिटी को जो है अफेक्ट करेंगे। इसलिए जनरली आप देखिए जो पॉलिनेशन जो होता है फील्ड में, वो पॉलिनेशन एक तो मॉर्निंग के टाइम जो है ज़्यादा होता है या तो इवनिंग के टाइम में होता है। जनरली जब तेज़ धूप होती है उस टाइम पे जो है पॉलिनेशन का रेट जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए जब भी आप फील्ड पे देखिए तो आपको हनीबीज की जो एक्टिविटी है, हनीबीज की एक्टिविटी आपको जो है सुबह या तो शाम को दिखेगी, जो है सुबह या तो शाम, मगर दोपहर को हनीबीज भी जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी क्योंकि तेज़ धूप होती है। तो उसी तरह से जो है पोलन ग्रेन भी क्या है, सुबह या शाम जो है ज़्यादा अच्छे से जो है सर्वाइव कर सकते हैं, दोपहर में जो है उनका वायबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। देन पोलन ग्रेन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। देखिए अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी। पोलन ग्रेन जो है इसके पास इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। पोलन ग्रेन के पास क्या है, 2 लेयर है, क्लियर कट 2 लेयर से जो है ये पोलन ग्रेन बना हुआ है। द आउटर लेयर इज थिक, आउटर लेयर, एक तो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो है उसी को जो है आप बोल सकते हैं एक्साइन, ठीक है। आउटर लेयर जिसको आप बोल सकते हैं एक्साइन, ठीक है, आउटर लेयर को आप बोल सकते हैं एक्साइन। और एक्साइन का अगर आप नेचर देखो तो एक्साइन क्या है, एक्साइन इज थिक, काफ़ी थिक होती है, रिजिड होती है, एंड ऑर्नामेंटेड होती है। ऑर्नामेंटेड मतलब डिज़ाइन उसके ऊपर जो है जनरली देखी जाए, अलग अलग तरह की जो है डिज़ाइन से वो बनी हुई रहती है, ठीक है। एक्साइन जो है अलग अलग तरह की जो है उसमें थिक होने होती है, रिजिड भी रहेगी, टफ रहेगी, और उसके ऊपर कई तरह की जो है डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलेनिन। अपने देखा है स्पोरोपोलेनिन मटेरियल से एक्साइन बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलेनिन। और इस स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इट इज़ टफेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम, काफ़ी हार्ड मटेरियल है, और इसी वजह से इसके जो है फॉसिल भी देखे जाते हैं। फॉसिल जनरली बहुत कॉमन है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन के फॉसिल मिलना बहुत ही कॉमन चीज़ है, ठीक है। क्योंकि पोलन जो है इसलिए मिल जाते हैं फॉसिल इसके क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होता, कोई बायोडिग्रेडेबल ये चीज़ है ही नहीं, तो फॉसिल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत इजीली इसके फॉसिल मिल जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हाईली रेजिस्टेंट। क्या है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, कोई फंगस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं जो इसको जो है अफेक्ट कर सके स्पोरोपोलेनिन को, इसलिए जो है इसके फॉसिल जो है बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, ठीक है। और फॉसिल जहाँ पे मिल जाते हैं पोलन ग्रेन के, तो एक अंदाज़ा ये होता है, फोरकास्ट किया जाता है कि शायद यहाँ पेट्रोलियम का सोर्स हो सकता है। तो पेट्रोलियम का सोर्स ढूंढने के लिए जो है पोलन ग्रेन के फॉसिल जो है काफ़ी हेल्प जो है दे सकते हैं। तो ये एक तो ये लेयर है, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ, फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन forecast presence of natural resources, ठीक है, like petroleum, and coal, it is
ठीक है, तो ये आउटर लेयर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर जो होता है वो है, सेकंड लेयर क्या है, वो है इनर लेयर। सेकंड इज इनर लेयर, उसको बोला जाता है इंटाइन। जैसे आउटर लेयर एक्साइन है, वैसे इनर लेयर जो है इंटाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, थीन भी होता है। इट इज थीन, देन सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर। काफ़ी फ्लेक्सिबल सा होता है, ये हार्ड नहीं है। स्पोरोपोलिन जो है जिस तरह से हार्ड है, ये उतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से ये बना हुआ है। तो आपको पता है सेल्यूलोज जो है स्पोरोपोलिन जैसा हार्ड या टफ नहीं है। देखिए, आउटर लेयर क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिन से बना है, तो इनर लेयर जो है पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना है। ये आपको डिफरेंस पता चाहिए कि कौन सा मटेरियल किससे बना है। ठीक है, मगर अब देखिए आउटर लेयर में अभी पहले जो है मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो आपको जो है थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से बात हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको ये जो डार्क जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, तो 3 पॉइंट मैंने थोड़े से अलग से ड्रॉ किए। वही वो 3 पॉइंट है जहाँ से ये क्या है, थोड़े से डिपोजिशन जो है स्पोरोपोलिन का ये आपको कम दिखाई देगा। तो यहाँ से जो है जहाँ से ये कम है डिपोजिशन, वहीं से जो है बाद में उसका एडवांटेज मिलता है। देखिए, एक तो ये है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है जहाँ से जनरली स्पोरोपोलिन जो है ये कम डिपॉजिट है, या आप बोल सकते हैं कि अब्सेंट है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, मगर इसको आप इमेजिन कीजिए। यहाँ पे देखिए तो स्पोरोपोलिन क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन जहाँ पे कम है, वो जो एरिया रहेगा एक्साइन का जहाँ पे स्पोरोपोलिन कम है, उसको बोला जाता है जर्म पोर। द फ्यू प्लेसेस इन द एक्साइन इज कॉल्ड एज जर्म पोर, वेर एज जर्म पोर जो है आप देखिए, इसको आप बोल सकते हैं जर्म पोर। इसको जर्म पोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से जब पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है, तो इन्हीं एरिया से जो है पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट होती है। मतलब यही जो इंटाइन जो है, ये जो मैं ड्रॉ किया है, ये देखिए ये क्या है, ये इंटाइन है। और ये इंटाइन जो है ये क्या है, एक्चुअली इसी से बाद में पोलन ट्यूब बन के जो है ट्यूब जो बाहर आती है वो इन्हीं जर्म पोर से आती है। क्योंकि ऑब्वियस है, जहाँ से एक्साइन अब्सेंट होगी वहीं से पोलन ट्यूब का जो है निकल के आना नेचुरल है। ठीक है, तो ये जर्म पोर है। वैसे ये एक जर्म पोर है, ये भी एक जर्म पोर है। दीज आर 3 जर्म पोर, इसको बोला जाएगा जर्म पोर। ये भी जर्म पोर है। तो जब एंजियोस्पर्म में आप देखिए तो डाइकॉट में क्या होता है, 3 जर्म पोर आर प्रेजेंट इन डाइकॉट। ठीक है, उसको बोला जाता है ट्राइकोलपेट। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, ट्राइकोलपेट। इन डाइकॉट इट इज ट्राइकोलपेट। ट्राइकोलपेट, ट्राइकोलपेट का मतलब है इफ देर आर 3 जर्म पोर देन इट इज कॉल्ड एज ट्राइकोलपेट। ठीक है, वर्ड से समझ में आया, ट्राई मतलब 3, कोलपेट मतलब जर्म पोर। तो 3 जर्म पोर जहाँ पे पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होंगे उसको जो है ट्राइकोलपेट बोला जाएगा। और ये कॉमन जो है आपको डाइकॉट में ये देखने को मिलता है। जबकि मोनोकॉट में जो है, मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉलपेट जर्म पोर आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट। इन मोनोकॉट
मोनोकॉल्पेट, मोनो मतलब सिंगल, मोनोकॉल्पेट जम्पूर इज प्रेजेंट। तो देखिए बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। डाइकॉट में जो है ट्राइकॉल्पेट रहेगा और मोनोकॉट में जो है क्या रहेगा, सिंगल जम्पूर प्रेजेंट रहेगा, जिसको आप बोल सकते हैं मोनोकॉल्पेट। तो यहाँ पे जो है ये कॉमन जो अभी मैं ड्रॉ किया है ये क्या है, डाइकॉट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे वैक्यूल भी रहेगा। फिर ये जो है क्या है, दिस इज वैक्यूल, और यहाँ पे जो है आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। तो एक आइडियल जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है। और ये जो है ये है आपका एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एंड इंटाइन जो है ये किस तरह से बना है, इंटाइन मतलब इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, इस तरह से एक पोलन ग्रेन का जो है स्ट्रक्चर होता है। इन इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट क्या होता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड जो प्लांट है उनमें पोलन ग्रेन जो है वो सराउंडेड होते हैं एक ऑयली लेयर से। ठीक है, जनरली इन इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट क्या होता है, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ऑयली लेयर। पोलन ग्रेन जो है वो क्या होते हैं, ऑयली लेयर से जो है कवर रहते हैं। ठीक है, ऑयली लेयर उसको जो है कवर करके रहती है और उसी को बोला जाता है पोलन किट। इट इज कॉल्ड पोलन किट। इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा अभी। तो समझ लीजिए कि पोलन ग्रेन जो है, मगर सभी में नहीं, जहां पे भी आप देखिए कि एंजियोस्पर्म में जहां पे पोलन ग्रेन जो है इंसेक्ट थ्रू पॉलिनेट अगर हो रहे होंगे, अभी पॉलिनेशन आगे जो आने वाला टॉपिक उसमें अपन देखेंगे कि कुछ जो है एयर से पॉलिनेटेड होंगे, कुछ जो है विंड से पॉलिनेट होते हैं, कोई इंसेक्ट से होते हैं, कोई और किसी एजेंसी से होते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक एजेंसी इस तरह से जो है पॉलिनेशन होता है। पर जहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट थ्रू होता है तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी हो। अगर वो स्टिकी होगा ही नहीं तो फिर वो किसी भी इंसेक्ट से अटैच कैसे होगा पोलन ग्रेन। तो अटैच होना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेशन होना ज़रूरी है, इसलिए अटैचमेंट ज़रूरी है। तो अटैच होने के लिए कुछ तो भी स्टिकी सब्सटेंस जो है पोलन ग्रेन को अटैच होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो होता है ऑयली लेयर, उसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पोलन किट। ठीक है, ये कई तरह के फंक्शन जो है पोलन किट करता है। ठीक है, ये जो पोलन किट जो है कई तरह के फंक्शन करता है। ये लिपिड और कैरोटिनाइड से बना हुआ रहता है ऑयली लेयर। ठीक है, अब इसके फंक्शन अपन देखेंगे कि पोलन किट करता क्या है एग्जैक्टली। फंक्शंस ऑफ पोलन किट। पोलन किट के फंक्शन क्या है, तो देखिए पोलन किट का फंक्शन है एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। सबसे पहला क्या है, इट प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज जो भी आते हैं सनलाइट में, जो यूवी रेज आते हैं वो क्या है, उससे जो है इसको बचा लेता है। पोलन ग्रेन देखिए बड़े सेंसिटिव है, अगर यूवी लाइट अगर उसके ऊपर गिरेगा तो उसकी वायबिलिटी है ये कम हो जाएगी। तो यूवी लाइट से बचा लेता है, ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट विद द इंसेक्ट। जब भी इंसेक्ट जो है वहाँ पे विजिट करेगा तो इंसेक्ट के बॉडी को, पैरों को जो है ये पोलन ग्रेन जो है अटैच होना ज़रूरी हो जाता है। और अटैचमेंट के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसलिए पोलन ग्रेन जो है स्टिकी होता है। ठीक है, तो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट विथ इंसेक्ट, ये एक ज़रूरी फंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है इट्स येलो कलर ऑल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट। देखो ये ऑयली है, तो ऑयली है तो ऑब्वियसली येलो कलर का है, और ये ऑयली होने की वजह से, येलो कलर का होने की वजह से क्या है, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इट्स येलो कलर
अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ठीक है, इसका जो येलो कलर है ये क्या होता है, इंसेक्ट को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, तो पॉलिनेशन में जो है इसकी वजह से हेल्प हो जाती है। येलो कलर जो है पोलन किट का, इसकी वजह से पॉलिनेटर अट्रैक्ट होंगे, तो पॉलिनेटर अट्रैक्ट होंगे तो पोलन जो है इजीली जो है पॉलिनेशन होने में हेल्प हो जाएगी। और दूसरा जो अटैचमेंट में भी हेल्प होगा, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस है तो इजीली अटैच होगा। और दूसरा यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो तीनों तरह के जो है काम जो है ये पोलन किट जो है करती है पोलन ग्रेन के लिए। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर को अपन ने देखा। ठीक है, जहाँ पे एक्साइन इंटाइन देखा अपन ने, आउटर लेयर जो स्पोरोपोलेनिन से बनी है, इनर लेयर जो है पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी है। और डाइकोट में अगर आप देखो तो ट्राइकोल्पेट होता है ये पोलन ग्रेन, मतलब 3 जर्म पोर आर प्रेजेंट। मोनोकॉट में जो है मोनोकॉल्पेट होता है, मतलब सिंगल जर्म पोर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के देखा, और या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को अपन ने देखा। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दहिसंस ऑफ एंथर। क्या रहेगा, दहिसंस ऑफ एंथर। दहिसंस ऑफ एंथर का मतलब क्या होता है, जब भी एंथर जो है ये मैच्योर हो जाते हैं, एंथर मैच्योर होना मतलब क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होके पोलन ग्रेन जो है ये बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर जो है बन जाते हैं और वो फिर रिलीज होते हैं, तो उसको बोला जाता है दहिसंस ऑफ एंथर। मगर वो रिलीज कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, वो अपने को यहाँ पे स्टडी करना है कि दहिसंस ऑफ एंथर में वो रिलीज होने का कारण क्या है। तो देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन वॉल्स ऑफ एंथर। इन द बिगिनिंग मिडल लेयर डिजेनरेट्स। सबसे पहले देखिए कि मिडल लेयर जो है ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। और मिडल लेयर डिजेनरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो जो टैपेटम है ये अब्सॉर्ब कर लेता है, टैपेटम उसका न्यूट्रिशन पूरा खींच लेता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मिडल लेयर जो है डिजेनरेट हो गई बिकॉज इट्स फूड इज अब्सॉर्ब बाय टैपेटम, बिकॉज ऑफ टैपेटम। टैपेटम ने क्या किया, उसका फूड जो है ये अब्सॉर्ब कर लिया, तो मिडल लेयर डिजेनरेट हो गई। ये चेंज आता है सबसे पहले। एंड द नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोर आर फॉर्म। माइक्रोस्पोर जो है फॉर्म हो गए, माइक्रोस्पोर आर फॉर्म, माइक्रोस्पोर बने। और माइक्रोस्पोर जो है ये पोलन सैक के अंदर बने। सेम टाइम क्या हुआ, उसी टाइम क्या हो रहा था, यूबीज बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म इनसाइड द पोलन सैक, सॉरी इनसाइड द टैपेटम। और क्या हो रहा था, यूबीज बॉडी, यूबीज बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म। यूबीज बॉडी को कौन बनाता है, यूबीज बॉडी को बनाने वाले जो सेल है वो है टैपेटम, फॉर्म इनसाइड द टैपेटम। तो देखिए माइक्रोस्पोर बन रहे थे, साइमल्टेनियसली यूबीज बॉडीज भी बन रहे थे, बराबर है। और यूबीज बॉडी जो है ये क्या बनाती है, एक्चुअली यूबीज बॉडी का रोल क्या है, यूबीज बॉडी जो है ये इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन होता है, और स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है। ठीक है, यूबीज बॉडी यूबीज बॉडीज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। आपको पता है जो आउटर वॉल जो है पोलन ग्रेन की वो एक्साइन है, और एक्साइन को बनाने के लिए जो है स्पोरोपोलेनिन जो है वो यूज़ होता है। तो स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्ड और टफ मटेरियल है। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन जो है इंटाइन और एक्साइन से मिल के बना है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है, एक्साइन और इंटाइन से मिल के बना है। मगर इंटाइन तो ठीक है एक सिंगल लेयर है, मगर जो एक्साइन है वो काफ़ी अलग अलग लेयर से मिल के बना है। एक्साइन जो है इसमें काफ़ी सारे लेयर्स है। मैंने आपको बस एक्साइन और इंटाइन बताया था। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्साइन और जो इंटाइन है इनको दोनों को मिला के जो है स्पोरोडर्म बोला जाता है। ठीक है,
छोटा सा एक टेबल में बता देता हूँ आपको। स्पोरोडम मतलब कंबाइनली इंटाइन एंड एक्साइन को जो है स्पोरोडम बोला जाता है। ठीक है, स्पोरोडम में एक्साइन प्लस इंटाइन में स्पोरोडम। तो इंटाइन तो ठीक है कि पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, या आप इसको बोल सकते हैं पेक्टो सेल्यूलोज। पेक्टो सेल्यूलोज बोलिए या तो पेक्टिन या सेल्यूलोज बोलिए। और ये जो है ये किससे बना है, आपको तो बना है, पता है कि ये स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना है ना। और स्पोरोपोलेनिन आपको पता है कि एक ऐसे कुछ पॉइंट है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। कौन से पॉइंट से वो, जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है या तो थीन है, ताकि वहाँ से पोलन ट्यूब जो है ये ग्रो हो सके, इसलिए वहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है। ठीक है, अब ये एक्साइन भी जो है ये क्या है, दो इसमें डिवाइडेड है। एक्साइन मतलब अकेला लेयर नहीं है, वो कई सारे लेयर जो है मिलके एक्साइन बनता है। एक्साइन देखिए फिर एक आउटर साइड में जो है वो है सेक्साइन, आउटर साइड में जो लेयर होती है उसकी, उसको बोला जाता है सेक्साइन। और जो इनर साइड में जो है उसको बोला जाता है नेक्साइन। ठीक है, मतलब एक्साइन भी एक सिंगल लेयर नहीं है, एक्साइन खुद भी जो है दो लेयर से मिलके बना है। एक है आउटर साइड में जो रहेगा वो सेक्साइन रहेगा, और इनर साइड में जो रहेगा वो नेक्साइन रहेगा। ठीक है, मतलब एक्साइन भी दो लेयर से मिलके बना है। इनर लेयर जो है ये एक ही है इंटाइन, एक्साइन जो है ये दो लेयर से मिलके बना है, सेक्साइन एंड नेक्साइन। अब देखिए ये जो सेक्साइन जो है, आउटर सेक्साइन, इसमें भी दो लेयर्स है, इसमें भी क्या है, दो लेयर्स है। इसमें भी दो लेयर्स है, और ये जो है नेक्साइन, इसमें भी दो लेयर्स प्रेजेंट है। देखिए आउटर सेक्साइन जो है ये आउटर टेक्टम, और इसको बोल सकते हैं टेक्टम, आउटर टेक्टम, देन इनर एंडोसेक्साइन। इनर जो रहेगा ये एंडोसेक्साइन। उसके बाद है जो इनर नेक्साइन जो है ये भी दो इसमें है, आउटर फुट लेयर एंड यहाँ पे इनर जो है एंडेक्साइन। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनसाइड से अगर आउटसाइड अगर आप इन लेयर्स की अगर बात करें कंप्लीट यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन की, तो सबसे अंदर की जो लेयर रहेगी पोलन ग्रेन के अंदर वो रहेगी, फर्स्ट लेयर जो रहेगी, वो फर्स्ट लेयर जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंटाइन, ये वाली, दिस विल बी फर्स्ट लेयर। उसके बाद अगर आप देखो तो सेकंड लेयर हो जाती है आपकी इनर एंडेक्साइन, सेकंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर जो है ये हो जाएगी, उसके बाद ये फोर्थ लेयर हो जाएगी, और ये जो है ये फिफ्थ लेयर हो जाएगी। इस तरह से अगर आप देखिए तो आपको जो है बराबर सीक्वेंस जो है ये नज़र आता है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। इस तरह से जो है आप देखिए तो इनके जो है लेयर्स रहेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, बाहर से अगर आप देखो तो आउटर टेक्टम, सबसे बाहर से अगर आप देखो तो सबसे आउटर लेयर कौन सी रहेगी, टेक्टम। मतलब मेन जो स्पोरोपोलेनिन की जो डिजाइनिंग होती है ना, मेन जो स्पोरोपोलेनिन जो है उसकी जो डिजाइनिंग जो होती है वो ये टेक्टम करता है। टेक्टम बियर्स द स्कल्पचरिंग ऑफ द ऑन द पोलन सरफेस। अब बोल सकते हैं कि टेक्टम का ही मेन जो स्कल्पचरिंग जो होता है, जो एक्चुअल जो एक्साइन का जो डिजाइनिंग होता है ऊपर सरफेस का,
वो टेक्टम बनाता है, इसलिए टेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो द एसेंस ऑफ एंथर का जो है डायग्राम है। मतलब जब भी ये मैच्योर होते हैं एंथर तो किस तरह से दिखते हैं, वो ये डायग्राम है, इसको आप बोल सकते हैं द एसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। जब भी द एसेंस होता है तो आप देखिए कि मैंने बताया आपको कि चेंज सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है कि मिडल लेयर जो है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है ये टैपेटम खींच लेता है और माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, देखिए 4 चेम्बर थे, पोलन सैक कितने थे, 4 थे, या पोलन चेम्बर 4 थे, मगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। ये और ये जो है ये कंबाइन हो गए, ये और ये भी कंबाइन हो गया। ये कंबाइन कैसे हो गए, यहाँ पे जो टिश्यूज़ थे बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे जो टिश्यूज़ थे ये क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। और डिजनरेट होने की वजह से क्या हो गया कि ये 2 चेम्बर जो है ये एक साथ आ गए। ठीक है, तो इनिशियली 4 चेम्बर थे, पोलन सैक कितने थे, 4 थे, मगर अभी आप देखो तो मैच्योर एंथर में एट द टाइम ऑफ दहीसंस या बिफोर दहीसंस आपको जो है 2 ही चेम्बर दिखाई देते हैं, क्योंकि 4 चेम्बर में से 2 जो है यहाँ पे और 2 ये वाले जो है ये मिक्स हो गए। ठीक है, क्योंकि बीच के टिश्यूज जो थे यहाँ पे ये डिजनरेट हो जाते हैं, तो 2 चेम्बर जो है ये कम्प्लीटली 2 ही चेम्बर बन जाते हैं, 4 से 2 हो जाते हैं। तो अगर आप मैं बात करूँ कि डेवलप एंथर की तो वहाँ पे आपको 4 चेम्बर दिखाई देंगे, मगर जब मैं बात करूँ मैच्योर एंथर, ये मैच्योर एंथर है। मैच्योर और डेवलप एंथर में ये डिफरेंस है कि डेवलप मतलब जहाँ पे 4 चेम्बर रहेंगे और मैच्योर का मतलब है जहाँ पे 2 चेम्बर आपको दिखाई देंगे ओनली। तो ये रहेगा, ये जो है अभी ये क्या है, मैच्योर एंथर है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको जो है इस तरह से टेट्राएड बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे ये टेट्राएड है और ये यहाँ पे जो है मिक्स हो जाते हैं। देखो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल टाइप के जो है टेट्राहेड है यहाँ पे। तो 4 चेम्बर के यहाँ पे क्या हो गए, 2 ही चेम्बर हो गए। अब सेम सेम इसी तरह से जो है यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया अभी, तो ये जो है एक ही हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनिशियली जो है मिडल लेयर डिजनरेट हो गया, माइक्रोस्पोर भी अंदर बन गए हैं और यूबीज बॉडीज भी बन चुके हैं। ठीक है, और ये जो अगर लास्ट में अगर आप देखो तो आपको ये सबसे जो बचे हुए जो लेयर है अभी इसमें कौन से दिखेंगे आपको, एक तो मैच्योर एंथर में आपको 2 ही लेयर दिखाई देते हैं, एक जो है वो है एपिडर्मिस। ये देखिए ये जो ब्लैक वाला जो है ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। तो मैच्योर एंथर में आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा और दूसरा जो लेयर है वो एंडोथेसियम दिखाई देगा। बाकी जो लेयर है ये सब क्या हो गए, अभी डिजेनरेट हो गए। कौन से लेयर, मिडल लेयर एंड टैपेटम। अभी आपको टैपेटम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं आपको ये मिडल लेयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो क्या हो गए, जो है एग्जॉस्ट हो गया, आप बोल सकते हैं डिजेनरेट हो गए। ठीक है, देन स्टराइल टिश्यूज है, ये भी यहाँ के जो स्टराइल टिश्यूज थे ये भी डिजेनरेट हो गए, मिडल लेयर और टैपेटम भी डिजेनरेट हो गए। ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया कि सिंगल पोलन सैक बन गए, 2 मिलके जो है सिंगल पोलन सैक बन गए। तो कंप्लीटली अगर एंथर में देखा जाए तो कितने हैं, 2 पोलन सैक है अभी। ठीक है, तो इन द मैच्योर हम बोल सकते कि इन मैच्योर एंथर ओनली 2 layers आर विजिबल। कौन से है, एक है एपिडर्मिस एंड अनदर वन इज एंडोथेसियम। ये 2 ही लेयर है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो स्टराइल टिश्यूज आर
डिजेनरेट sterile tissues between two pollen sac are degenerate. डिजेनरेट हो गए। कौन से दो के बीच की बात कर रहा हूँ मैं? ये और ये चेम्बर के बीच के जो टिश्यूज थे ये यहाँ पे, और ये चेम्बर के यहाँ पे जो थे ये, तो ये डिजेनरेट हो गए। ठीक है, और क्या चेंज आया? और क्या चेंज आ गया? डिजेनरेट यहाँ पे दो पोलन सैक्स जो है दिखाई देंगे, डिजेनरेट एंड ओनली टू पोलन सैक आर विजिबल। कंप्लीटली अगर देखा जाए तो क्या है, दो ही पोलन सैक जो है विजिबल है 4 में से। ठीक है, एंड देखिए द एसेंस ऑफ एंथर जो है ये कब होता है? द एसेंस ऑफ एंथर कब शुरू होता है? जब ड्राई सीजन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये आपके स्टराइल टिश्यूज है। इसको आप क्या बोलते हैं? स्टराइल टिश्यूज। इसको आप क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और इसी के अंदर क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है, इसको आप कनेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये जो चेम्बर है ये क्या है आपका? पोलन सैक है। ये क्या है? पोलन सैक है। और मैंने बताया कि जो दहसंस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है? दहसंस वाला ये पॉइंट है, इसको बोला जाता है स्टोमियम। तो ऐसे दो स्टोमियम रहेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, दो स्टोमियम हो गए, कनेक्टिव हो गया। ठीक है, एंडोथेसियम एपिडर्मिस की लेयर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के ये टेट्रायड फॉर्म में अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बाद में जो है क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। कैलोज जो है इसमें लेयर अभी प्रेजेंट है, जैसे इस तरह से यहाँ बीच में क्या है? कैलोज लेयर प्रेजेंट है, जो बाद में क्या हो जाएगा? मतलब कैलेज एंजाइम की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे फिर। ठीक है, कैलोज जो है ये डिजेनरेट हो जाएगा और कैलेज की वजह से, और ये बाद में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो है ये अपन ऑलरेडी देख चुके। तो देखिए अभी चेंजेस क्या आ रहा है फिर। तो अभी लास्ट में क्या होगा? द एसेंस ड्राई सीजन में जो है स्टार्ट होगा। द एसेंस टेक्स प्लेस इन विच सीजन? इन ड्राई सीजन। अब देखिए ड्राई सीजन में क्या इसमें चेंजेस आता है? तो इसमें जो अपना जो लेयर होता है कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक नेचर है जिसका, वो है एंडोथेसियम। इसमें चेंजेस आते हैं। देखो क्या चेंजेस आता है। आपको पहले ही बताया था कि एंडोथेसियम लेयर एक स्पेशल है। वो क्या करता है? वाटर को इनिशियली रिटेन करता है, क्योंकि उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, मॉइस्चर को वो पकड़ के रखता है। मगर जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो मॉइस्चर को छोड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ड्राई सीजन आता है तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर को छोड़ेगा। और जब मॉइस्चर को छोड़ेगा तो ये ऑलरेडी इसमें फाइब्रस थिकनिंग वगैरह होती है। अल्फा सेल्यूलोज से बना है, बराबर है। कैलोस बैंड है, अल्फा सेल्यूलोज है, वहाँ पे फाइबर है। तो जैसे इसने वाटर रिटेन किया था, वाटर छोड़ेगा। मगर आपको पहले बताया कि वाटर जब भी छोड़ेगा तो इसकी जो इनर और जो रेडियल जो वॉल है, जैसे यहाँ देखिए ये इनर वॉल है और ये रेडियल वॉल है। साइड वाले क्या है? रेडियल वॉल है, और ये इनर वॉल है। ये जो है ये क्या है? थिक है। these are very thick, and because of अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोज, दोनों की वजह से क्या हो जाती है? ये थिक हो जाती है। मगर थिक कहाँ पे है? ये थिक जो है ये इनर साइड में, और रेडियल जो वॉल है वहाँ पे वो थिक है, बाकी जगह नहीं है। और खास करके कहाँ पे नहीं? जो स्टोमियम के जो पॉइंट है, स्टोमियम के पॉइंट पे ये कैलोस बैंड और ये अल्फा सेल्यूलोज वगैरह की जो थिकनिंग है ये एकदम थीन हो जाती है। ठीक है, और जैसे ये थीन हो जाती है तो देखिए क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। जब भी ड्राई सीजन आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो एग्जर्ट होगा ये इसके आउटर वॉल पे होगा।
कुछ किसके, एंडोथेसियम के आउटर वॉल जो है थिन थे और रेडियल और इनर वॉल थिक थे। क्यों? क्योंकि उसके पास डिपोजिशन था अल्फा सेलुलोज बैंड्स का, फाइबर का, और किसका, कैलोज का। तो जहाँ पे थिन होंगे वहीं पे प्रेशर आएगा। तो क्या होता है, ये जो वॉल है ये धीरे धीरे आउटर जो वॉल है इसके एंडोथेसियम की, ये इनकर्ड हो जाती है, मतलब कॉनकेव हो जाती है, खींच ली जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, वो जब श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे सेल, तो श्रिंक होंगे तो जहाँ पे थिकनिंग है, ठीक है, वहाँ से तो नहीं होंगे, जहाँ पे थीन है, पतले है, वहीं से वो श्रिंक होंगे। तो जहाँ से पतले है वो कहाँ से है, आउटर साइड से। तो आउटर साइड से वो क्या हो जाते हैं, इनकर्ड हो जाते हैं, और इनकर्ड होने की वजह से फिर इनकर्विंग ऑफ आउटर वॉल एक्सर्ट पुलिंग फोर्स ऑन, और टेंशन आप बोल सकते हैं, एक तरह से फोर्स जनरेट होता है आउटर वॉल पे, और उस वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस टेंशन स्टोमियम सेल ब्रेक्स ऑफ। अब देखिए जहाँ पे ये थिकनिंग जो है, कौन सी, अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज की जो थिकनिंग है, ये स्टोमियम पे जो थे सेल एंडोथेसियम के, उनके ऊपर नहीं थी, बराबर है। तो जहाँ से वो नहीं थे वहीं से जो है इनकर्डिंग होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक होने के लिए चांस रहेगा, क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा उन्हीं सेल्स पे रहेगा। क्योंकि बाकी सेल जो है इनके पास तो अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग है और कैलोज का थिकनिंग है, तो रेडियल वॉल और जो इनर वॉल है ये ब्रेक होने का चांस जो है इनमें नहीं है। जो चांस है वो कहाँ पे है, स्टोमियम में, क्योंकि वहाँ पे थिकनिंग नहीं है, और इस वजह से सेल वहाँ से वीक है, और जहाँ से वीक है वहाँ से वो ड्राई हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए स्टोमियम से ही जो है क्या हो जाता है, स्टोमियम से ही जो है दहिसंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दहिसंस स्टार्ट किस वजह से होता है, एंडोस एंडोथेसियम की जो सेल है, एंडोथेसियम सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक, एंडोथेसियम सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और इसका बता दिया मैंने, हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से क्या है, इनिशियली तो ये वाटर को रिटेन कर लेते हैं, मगर जैसे ही ड्राई सीजन आ गया तो वाटर को छोड़ देते हैं। तो जैसे वाटर को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू वाटर लॉस, एंडोथेसियम से वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस जो होगा उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है स्टोमियम वाले सेल जो रहेंगे एंडोथेसियम के, वहाँ पे आएगा। ठीक है, और बाकी जगह क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जगह पे जो है एंडोथेसियम में थिकनिंग है, कैलोज बैंड्स है, इस वजह से वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर स्टोमियम को ज़रूर फर्क पड़ेगा, वहाँ पे जो है वो वीक रह जाता है, और इस वजह से जो इफेक्ट आता है वो क्या होता है, एंडोथेसियम cells become concave, और आप बोल सकते हैं इनकर्ड, अंदर की तरफ वो श्रिंक होना शुरू करते हैं, इनकर्ड होते हैं या कॉन्केव होते हैं, और उस वजह से जो है क्या होता है, वो अंदर की तरफ जो है कर्व होते हैं, क्योंकि आउटर जो उसका लेयर है, आउटर जो थिन जो लेयर है वो अंदर की तरफ श्रिंक होना शुरू होता है, और इस वजह से जो है क्या होती है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स, आप बोल सकते हैं पुलिंग फोर्स, और टेंशन आप बोल सकते हैं, टेंशन ऑन एंडोथेसियम। कहाँ पे एक फोर्स कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, ये जो है एंडोथेसियम पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा फिर इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा आपको, स्टोमियम के ऊपर। ठीक है, और फाइनली इस वजह से क्या हो जाता है, स्टोमियम सेल ब्रेक्स ऑफ। ड्यू टू दिस स्टोमियम सेल will breaks off.
एंड पोलन विल रिलीज। देखिए क्या हो गया, फिर यहाँ से फिर पोलन जो है ये रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों क्यों पोलन क्यों रिलीज होंगे? क्योंकि यहाँ से जो है अभी क्या हो गया, क्या हो गया कि पोलन जो है यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, जो सेल्स है ये ब्रेक हो गए स्टोमियम के पॉइंट से। और फिर फाइनली जो है लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ये जो है मैंने ऊपर का व्यू बताया आपको, ये क्या है, टीएस ऑफ एंथर है, ठीक है, मैच्योर एंथर का। मगर ये अगर आप ऊपर से अगर आप देखो एरियल व्यू इसका ऐसे रहेगा, मगर एक्चुअली ये जो स्टोमियम है ये क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल। जैसे ये पेन जो है जिस तरह से है इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल वे से ये ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से भी होगा यहाँ से भी होगा। और इस तरह से क्या होता है, एंथर जो है ये रिलीज होते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको बोला जाता है द एसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल वे से होंगे, किस तरह से होंगे, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल द एसेंस होता है, ठीक है, यहाँ से। और इस तरह से जो है पोलन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और यही पोलन है जो बाद में क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाके क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाके स्टिग्मा को जो है जाके अटैच होते हैं। फाइनली पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है, स्टिग्मा को जाके अटैच होते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन अचीव होता है और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक प्रोसीजर है द एसेंस ऑफ एंथर की, जो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होती है, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो रिलीज हुए ये किस तरह से मेल गमीटोफाइट को बनाते हैं। पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं ये किस तरह से एक मेल गमीटोफाइट को बनाते हैं, वो अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट ये एक्चुअली दो स्टेजेस में होता है। एक स्टेज है प्री पॉलिनेशन और एक है पोस्ट पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन होने से पहले के चेंजेस और पॉलिनेशन होने के बाद के चेंजेस। तो दो स्टेजेस में आप इसको समझ सकते हैं, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, ठीक है। देखिए अपने पोलन का डेवलपमेंट देखा हुआ है, पोलन किस तरह से रिलीज होते हैं ये भी देखा हुआ है, ठीक है। मगर रिलीज होने के बाद उसमें और क्या चेंजेस आते हैं, मतलब एक एंथर जो है अंदर, उसके अंदर पोलन ग्रेन बनना, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, मगर उसके बाद भी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। अभी भी जो है पोलन ग्रेन को आप बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्कोप आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट। अब उनको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सेल है, बट अभी भी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आना बाकी है। तो वो चेंजेस क्या है वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, या आप बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन बोल सकते हैं या तो आप माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। ये क्या है, these आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट, these आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट। तो आपको ये भी लाइन याद चाहिए कि फर्स्ट सेल किसको बोला जाता है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गमीटोफाइट क्या है, तो वो है माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अब इनमें क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले दहीसंस हो गया। अगर दहीसंस देखिए जर्मिनेशन अगर समझ लो पोलन ग्रेन का बिफोर दहीसंस अगर हो जाता है तो इसको जो है बोला जाता है प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, मगर कई बार जो है इस प्लांट में देखिए कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट हो जाते हैं बिफोर दहीसंस। पोलन ग्रेन जर्मिनेट बिफोर दहीसंस। तो इसको एक टर्म दे दिया गया है, उसको बोला जाता है प्रिकॉशियस, मतलब बिफोर टाइम, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रिकॉशियस, डेवलपमेंट,
ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। ये वर्ड आपको पता चाहिए, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट क्या होता है। प्रिकॉशियस का सिंपल सा मतलब है बिफोर टाइम, बिफोर टाइम हो रहा है, जर्मिनेशन जो है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दहिसंस होने के पहले अगर जर्मिनेशन हो गया तो ये जो है पॉलिनेशन सही नहीं होगा फिर, ठीक है। दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ऑल्सो टेक्स प्लेस एट मदर प्लेसेस एंड इट इज कॉल्ड एज इन सिटू डेवलपमेंट। इसी को आप बोल सकते हैं, अगर ये अगर हो रहा है पोलन, अगर समझ लो मदर प्लेस पे, मदर प्लेस मतलब कौन सा है, इनसाइड द पोलन सैक। इफ पोलन डेवलप, पोलन डेवलपमेंट ऑकर एट मदर प्लेस। यहाँ पे मदर प्लेस क्या है जहाँ पे वो रहते हैं, वो है आपके पोलन सैक, इनसाइड द पोलन सैक। तो इसको क्या बोला जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज इन सिटू, इन सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू का मतलब देखिए क्या है, इन सिटू का मतलब होता है जहाँ पे वो थे, मदर प्लेस, ठीक है, कहाँ पे थे वो, इनसाइड द मदर प्लेस मतलब पोलन सैक के अंदर थे, और वहीं पे जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए, वहीं पे उनका जर्मिनेशन अगर शुरू हो गया पोलन ग्रेन का, तो उसको बोला जाता है इन सिटू। इन सिटू मतलब एट मदर प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे मदर प्लेस क्या है, पोलन सैक है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन सिटू डेवलपमेंट। और बोला जाता है प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। तो प्रिकॉशियस डेवलपमेंट और इन सिटू डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा किसी किसी इसमें ये देखा जाता है कि ये प्रिकॉशियस डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता। दो स्टेजेस में जो है पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन जब होता है तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन निकल के जो है स्टिग्मा तक जाते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है ये 2 सेल स्टेज में जाते हैं, कई बार जो है ये 3 सेल स्टेज में होता है, ठीक है। तो वो दो स्टेप अपन समझते हैं कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, उसमें एक स्टेज है प्री पॉलिनेशन। जब भी पोलन ग्रेन जो है रिलीज होते हैं तो किस स्टेज में होते हैं, तो वो ये स्टेज है जनरली। तो इसमें आप देख सकते हो उसको, एक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और एक है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन बन चुके हैं और पॉलिनेशन होने वाला है, उसके पहले जो है इसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से अगर देखें तो देखिए एमएमसीज थे पोलन सैक के अंदर, एमएमसीज माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आप बोल सकते हैं पोलन मदर सेल। वहाँ पे जो है मियोसिस हुआ, ठीक है, और मियोसिस होके जो है टेट्राइड बने। टेट्राइड में मतलब क्या है, 4 माइक्रोस्पोर है, ठीक है। एक जो है यहाँ पे देखिए ये पीछे की साइड में है, तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन चुके हैं, मगर अभी भी वो अटैच है, ठीक है। और जैसे वो अटैच है, बाद में जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसे 4 पोलन ग्रेन जो है ये बन जाते हैं, जिसको सेपरेटेड पोलन ग्रेन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी सेपरेटेड जो पोलन ग्रेन है इसके पास एक्साइन है, इंटाइन है और एक न्यूक्लियस है, ये वाली स्टेज। देखिए एक्साइन है, जो डार्क पोर्शन है एक्साइन है, जो स्पोरोपोलेनिन से बना है, बराबर है, स्पोरोपोलेनिन से जो है बना है एक्साइन। और इंटाइन जो है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है, और एक न्यूक्लियस है और 3 जम्पोर। जनरली मैं डाइकॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डाइकॉट जो प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं वहाँ पे देखिए तो 3 पोलन जम्पोर जो है आपको दिखाई देते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जम्पोर का मतलब क्या है, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है ग्रो होती है उसको बोला जाता है जम्पोर। या आप बोल सकते कि जहाँ पे एक्साइन जो है ये थीन है या तो अपसेंट है, उसको जम्पोर बोला जाता है। और ऑब्वियस है कि जहाँ से एक्साइन जो है अपसेंट होगी, स्पोरोपोलेनिन जहाँ पे कम होगा या अपसेंट होगा वहीं से वो जो है वीक रहेगा, और जहाँ से वीक रहेगा वहीं से पोलन ट्यूब जो है ये ग्रो हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन द बिगिनिंग ओनली न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, माइटोसिस हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड पोलन ग्रेन है जिसमें आपको ये सब स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, न्यूक्लियस रहेगा,
एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर, ठीक है, ये सब एक स्टैंडर्ड पोलन ग्रेन के अंदर होगा। मगर बाद में जो है इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। और माइटोसिस होके ये माइटोसिस जो है ये नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, अनइक्वल माइटोसिस है। जनरली माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और उसी साइज के, सेम साइज के जो है सेल बन जाते हैं। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन क्या हुआ, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, विच रिजल्ट इनटू द resulting into two unequal size of nucleus or form। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी दो अनइक्वल साइज के, सेम साइज के दो अनइक्वल साइज के जो है न्यूक्लियस ये जो है फॉर्म हो गए। यहाँ देखिए ये भी एक न्यूक्लियस है, और ये भी एक न्यूक्लियस है। और ये किस वजह से बने, अनइक्वल माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ मगर इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल हुआ। तो अनइक्वल माइटोसिस की वजह से जो है दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। मगर एक न्यूक्लियस जो है ये क्या है, यहाँ देखिए ये लार्ज है, और एक जो न्यूक्लियस है ये क्या है, स्मॉल है। दिख रहा है एक लार्ज है, एक स्मॉल है। अच्छा, जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस है वो सेल जो है ये स्मॉल है। देखिए ये सेल है इसका, लार्ज न्यूक्लियस है और स्मॉल सेल है। और जिसके पास स्मॉल न्यूक्लियस है उसके पास लार्ज सेल है, ठीक है। इस तरह से देखिए अनइक्वल तरह का यहाँ पे जो है आपको दो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द वॉल इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस, आप इसको बोल सकते हैं, जो लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी को आप क्या बोलोगे, जनरेटिव। और जो स्मॉल जो न्यूक्लियस है उसको आप बोल सकते हैं ट्यूब या तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलोगे इसको, ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस तरह से इसको क्या बोलोगे आप, जेनरेटिव, ठीक है। ये जनरेटिव, ये ट्यूब, ठीक है। इस तरह से दो न्यूक्लियस है। एंड अगर आप इनको देखो तो दो अनइक्वल साइज के आपको सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो लार्ज जो सेल है ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं वेजिटेटिव सेल विच कंटेन्स स्मॉल न्यूक्लियस। इसको आप क्या बोलोगे, लार्ज सेल जो है, लार्ज सेल इन विच स्मॉल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बोलोगे, या तो आप इसको जो है ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं या तो ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं। देन जो स्मॉलर जो सेल है ये वाला देखिए, ये स्मॉल है, छोटा वाला सेल, इन विच लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसको है जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, जनरेटिव सेल। समझ में आ रहा है, देखिए सिंपल है। दो अनइक्वल जो है न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो गए माइटोसिस होके, मगर अनइक्वल माइटोसिस हुआ तो एक ही न्यूक्लियस था, एक ही साइटोप्लाज्म था इनिशियली, ठीक है। जब ये माइक्रोस्पोर जो थे ये पोलन ग्रेन जब बने, जब रिलीज हुए, इस तरह से चार अलग अलग हो गए जो कैलोस से बंधे हुए थे, बाद में सेपरेट हो गए। तो आपको एक अगर मैं बात करूं पोलन ग्रेन की तो वो इस तरह से रहेगा, मगर इसमें अनइक्वल माइटोसिस हुआ। और देखिए साइटोप्लाज्म
डिवाइड हो रहा है। यहाँ से देखिए साइटोप्लाज्म ये डिवाइड हो चुका है और दो साइटोप्लाज्म भी सेपरेट है, मगर एक साइटोप्लाज्म जो है ये बड़ा है, एक छोटा है। जो छोटा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, और जो बड़ा जो सेल है उसके अंदर छोटा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक स्मॉल है एक लार्ज है। लार्ज जो न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस को आप बोल सकते हैं, लार्ज न्यूक्लियस जो है उसमें जो सेल जो बन रहा है वो बड़ा सा है थोड़ा सा, उसको आप वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं या ट्यूब सेल बोल सकते हैं। और जो स्मॉल जो सेल है या जो आप बोल सकते हैं कि लार्ज न्यूक्लियस है यहाँ पे, मगर सेल जो है ये स्मॉल है, तो उसको आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस को जेनरेटिव न्यूक्लियस, और जो सेल है उसको बोल सकते हैं जनरेटिव सेल। इस तरह से यहाँ पे दो सेल है अभी, तो इसको बोल सकते हैं बाय सेल स्टेज। क्या बोल सकते हैं इसको? बाय सेल स्टेज। बाय सेल स्टेज की खासियत क्या रहेगी? बाय सेल स्टेज में क्या रहेगा? लार्जर सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, लार्जर सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल या तो फिर ट्यूब सेल। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा? स्मॉलर सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे अपन? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। ठीक है, अभी ये जो स्टेज है इसको आप बोल सकते हैं बायसेल स्टेज। तो बायसेल स्टेज में अपन आ गए। और देखिए मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म जो है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म ये क्या करते हैं, जब भी पॉलिनेशन होता है तो इसी स्टेज में होता है, बायसेल स्टेज में। कितने? लगभग 60% एंजियोस्पर्म जो है, 60% एंजियोस्पर्म जो है इनमें इसी स्टेज में जो है पॉलिनेशन होता है। 60% एंजियोस्पर्म में जो है इसी स्टेज में जो है पॉलिनेशन होता है, बायसेल स्टेज में होता है। एंड दिस स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इमेच्योर और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अभी भी ये मैच्योर नहीं है, इट इज इमेच्योर, इट इज इमेच्योर बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि पार्शियली डेवलप्ड, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट या तो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट आप इसको बोल सकते हैं, जो टू सेल स्टेज में जो अभी पोलन ग्रेन है इसको। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में लगभग जो है ये टू सेल स्टेज में ही पॉलिनेट हो जाता है। टू सेल स्टेज मतलब कौन सी? ये वाली जो स्टेज रहेगी अभी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं बायसेल या तो आप टू सेल, बायसेल स्टेज। इस स्टेज में समझ लो कि वो पॉलिनेशन होने वाला है। इनिशियली क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हो। ये इनिशियली जो है वॉल को जुड़ा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे वॉल को जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कॉर्नर में है, एक तरह से वॉल को जुड़ा हुआ है। मगर बाद के स्टेजेस में देखिए क्या होता है, ये वॉल से छूट जाता है। ठीक है, देखिए वॉल से छूट गया, तो इस तरह से इनिशियली जुड़ा हुआ रहेगा वॉल से, बाद में जो है वॉल से छूट जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बायसेल स्टेज दिखेगी, जिसमें एक जो है साइटोप्लाज्म के साथ जो है एक छोटा सेल है जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, और एक जो बड़ा सा सेल है उसका न्यूक्लियस छोटा है। तो एक्चुअली उसी बड़े जो सेल के अंदर आप देखिए तो एक छोटा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसका न्यूक्लियस भले ही बड़ा है। तो ये जो है बायसेल स्टेज में मैक्सिमम 60% एंजियोस्पर्म जो है ये पॉलिनेट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बायसेल स्टेज जब बनती है तो ये जो जेनरेटिव जो न्यूक्लियस है इट इज डिटैच फ्रॉम द वॉल्स। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डिटैच हो गया वॉल से, और ये सेपरेट अभी आपको दिखाई दे रहा है।
इसके बाद के जो स्टेजेस रहेंगे वो रहेगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन मतलब आफ्टर पॉलिनेशन जो स्टिग्मा के ऊपर जनरली क्या होता है, वो स्टेजेस जो रहेंगे वो क्या रहेगा, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पॉलिनेशन होकर स्टिग्मा के ऊपर जाएगा पोलन ग्रेन, ये वाला स्टेज का पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, और फिर इससे जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है, और बाकी जो उसके डेवलपमेंट है वो पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होने के साथ साथ स्टिग्मा के ऊपर होता है। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट इसमें। उसके बाद देखेंगे अपन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में देखिए क्या होता है। पोस्ट पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि पॉलिनेशन होने के बाद, मतलब किसी भी बायोटिक या अबायोटिक एजेंसीज इसके थ्रू क्या होता है, जो रिलीज जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या हो जाते हैं, किसी भी बायोटिक मतलब किसी एनिमल्स या बर्ड्स या इस तरह के इंसेक्ट वगैरह के थ्रू क्या हो जाते हैं, पॉलिनेट हो जाते हैं, मतलब स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे भी उसमें चेंजेस आते हैं। जनरली अपन ने देखा 60% एंजियोस्पर्म में जो है क्या था, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो है बायसेल स्टेज में रिलीज होते हैं, और बाकी का फर्दर डेवलपमेंट उसका स्टिग्मा पे होता है। ठीक है, तो बायोटिक एजेंसी या अबायोटिक एजेंसी, अबायोटिक में आ जाते हैं एयर, वाटर वगैरह, तो ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को कैरी करते हैं। मगर जो है मैक्सिमम आप देखो तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है मैक्सिमम होता है। और वहाँ पे आप देखिए तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अभी स्टिग्मा के ऊपर सपोज ये चले गए, ठीक है, पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे अटैच हो गए। वो पॉलिनेशन वाला पार्ट जो है अपन बाद में आपको जो आने वाला है उसमें देखेंगे कि पॉलिनेशन किस किस एजेंसीज से होता है। अभी आप समझ लीजिए कि पॉलिनेशन हो चुका है और स्टिग्मा के ऊपर जो है पोलन ग्रेन जा चुकी है। अब देखिए वहाँ चेंजेस क्या होगा। आपको पता है कि स्टिग्मा जो है एक तरह से स्टिकी और मॉइस्चर या शुगर सब्सटेंस जो है ये सिक्रेट करता है। ठीक है, इट सिक्रेट मॉइस्चर एंड शुगर सब्सटेंस। वो इसीलिए होता है ताकि पोलन ग्रेन जब आएगा तो उसको मॉइस्चर और शुगर अवेलेबल हो। और इसका देखिए क्या चेंजेस इसकी वजह से होता है। जैसे पॉलिनेशन हो चुका है, स्टिग्मा के ऊपर अभी क्या है, ये अटैच है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन अटैच है। अब जैसे अटैच हो गया तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है या शुगर कंटेंट जो स्टिग्मा के ऊपर अवेलेबल है ये अब्सॉर्ब किया जाता है। पोलन पोलन उसको क्या करता है, पोलन के द्वारा उसको अब्सॉर्ब किया जाता है। अब जैसे ही अब्सॉर्प्शन शुरू हो गया, और कहाँ से होगा जनरली, जहाँ पे जर्म पोर थे। ठीक है, जर्म पोर जहाँ पे है वहाँ से क्या है, एक्साइन अब्सेंट है, तो वहीं से जो है मॉइस्चर और शुगर को अब्सॉर्ब किया जाएगा। और जैसे जैसे अब्सॉर्ब होगा वैसे वैसे जो इंटाइन जो है, इंटाइन का जो साइटोप्लाज्म है ये इंक्रीज होगा। ये जो सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म है इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होगा मॉइस्चर और शुगर की वजह से, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है देखिए दोनों वॉल के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, एक्साइन के ऊपर भी इंटाइन के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। मगर जैसे आपको पता है कि ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से एक्साइन के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहेगा। और इंटाइन जो है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो है अब्सेंट है, एक्साइन जहाँ पे अब्सेंट है, ऐसे 3 पॉइंट है। कौन से, एक ये और ये। ठीक है, जिसको अपन बोल रहे थे जर्म पोर। तो जर्म पोर जहाँ पे एक्साइन अब्सेंट है मतलब स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है, वहाँ से जो है चांस रहता है कि पोलन ट्यूब जो है निकल के आ जाए। पोलन ट्यूब का यहाँ पे मतलब क्या है, जो इंटाइन जो था आपका, इंटाइन ही जो है वहाँ से जर्मिनेट होती है और फाइनली पोलन ट्यूब के फॉर्म में जो है बाहर आ जाती है इस तरह से। ये वाली स्टेज के बाद क्या है, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्साइन और इंटाइन दोनों पे लगा था। मगर जबकि एक्साइन के पास जो क्या था, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ मटेरियल था, उस वजह से उसको जो है फर्क नहीं पड़ा। मगर इंटाइन के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो उसने जो है अपनी पोलन ट्यूब की फॉर्म में जो है अपने साइटोप्लाज्म को जो है बाहर निकाला। ठीक है, तो उसी को आप बोल सकते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म, एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म का ही। तो ये जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। और देखो इक्वल चांस होता है कि किसी एक जर्म पोर से वो जर्मिनेट हो। ठीक है, ये इससे हो सकती है, इससे हो सकती है और इससे हो सकती है। किसी भी एक जर्म पोर से जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो सकती है। और जहाँ से भी वो वीक होगी, ज़्यादा वीक होगी, वहीं से वो ग्रो होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, इक्वल चांस रहता है वैसे तो, मगर जहाँ से सबसे ज़्यादा वीक लगा वहीं से वो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
द फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर एंड अटेंड द टर्मिनल पोजिशन। ये जो है ये क्या है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस इसको बोला जाता है, या जनरेटिव सेल है ये। इसके बाद साइटोप्लाज्म भी है, तो जनरेटिव सेल है। और ये जो है वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, दिस इज वेजिटेटिव सेल। एंड ये जो है ये क्या है, दिस इज जनरेटिव सेल। अब जैसे ही पोलन ट्यूब बाहर आ गई तो सबसे पहले ये जो सेल होता है ना, कौन सा, ये कौन सा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, एक्चुअली साइटोप्लाज्म भी इसी का आया हुआ है पोलन ट्यूब में, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले एंटर हो जाता है। ये देखिए सबसे पहले एंटर हो गया कहाँ पे, सबसे पहले एंटर हो गया वो पोलन ट्यूब के अंदर। ये जो है ये क्या है, इसको बोला जाएगा पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब के अंदर कौन सा न्यूक्लियस आ गया, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, जिसको आप बोल सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गया, इसको, ये जो है न्यूक्लियस है ये कौन सा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये आ गया कहाँ पे, पोलन ट्यूब के अंदर। जैसे यहाँ पे उसने एंट्री की, उसने जो पोलन ट्यूब का जो एंड पॉइंट है, जिसको आप बोल सकते हैं टर्मिनल या टिप पॉइंट जो है, टर्मिनल पॉइंट जो है, उसको अटेंड कर लिया। वहाँ पे जाके वो सेट हो गया एक तरह से। अब जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, देखिए स्टिग्मा से लेके उसको जो है अप टू ओवरी तक के ट्रैवल करना है पोलन ट्यूब को। मतलब स्टिग्मा पे अटैच हो गए, फिर स्टिग्मा से जो है उसको स्टिग्मा को क्रॉस करना है, फिर ओवर स्टाइल को क्रॉस करना है, और फिर ओवरी तक जाना है जहाँ पे ओहुल है। और ओहुल के अंदर फीमेल गमेटोफाइट है, ठीक है। ओहुल मतलब क्या है, फीमेल गमेटोफाइट है जहाँ पे फीमेल गमेट है। तो यहाँ का मेल गमेट वहाँ की फीमेल गमेट से फ्यूज करने वाला है, ये पर्पज़ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करना है पर्पज़ है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने क्या किया, टिप का पोजीशन अटेंड कर लिया। अब जैसे जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि पोलन ट्यूब जो है ये क्या करने वाली है, पीछे के जो सेल्स है इसको, मतलब मेल गमेट को जो है क्या करती है, फीमेल गमेट तक के पहुंचा देती है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने वाली। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ करने के लिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये टिप की पोजीशन पे चला गया। और जो जो इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, जो जो उसको मटेरियल चाहिए होता है इस ग्रोथ के लिए पोलन ट्यूब की, वो उसको न्यूक्लियस बना के देते जाता है। इस वजह से पोलन ट्यूब जो है ये कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है, ग्रो होती रहती है, और फाइनली रीचेस टू ओहुल, ओहुल तक के पहुंच जाती है फाइनली। और वहाँ पे फिर बाद में जो फर्दर प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मगर वेजिटेटिव न्यूक्लियस का रोल क्या है, जो जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए चाहिए उसको वो सप्लाई करना। तो इसलिए उसने टिप की पोजीशन ले ली, क्योंकि यहीं से ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। जैसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एंटर कर गया, उसके पीछे पीछे जो है जनरेटिव सेल, ये देखिए छोटा सा जो था जनरेटिव सेल यहाँ पे एंटर कर गया। ये क्या है, दिस इज जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस बोलो आप। यहाँ पे जनरेटिव सेल ने एंट्री कर ली पीछे से, ठीक है, इसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल आ गया। अब देखिए जनरेटिव सेल आने के बाद क्या हुआ, जनरेटिव सेल जो है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। जनरेटिव सेल क्या है, माइटोसिस होता है यहाँ पे, और माइटोटिकली डिवाइड होके जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे दो मेल गमेट बनते हैं। देखिए यहाँ पे दो मेल गमेट दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे बने, ये दीज आर टू मेल गमेट। कैसे बने ये मेल गमेट, माइटोसिस से। द डिवाइड माइटोटिकली, कौन सा सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू मेल गमेट, ठीक है। और ये जो मेल गमेट है ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब ये खुद होके जो है फीमेल गमेट तक के नहीं जाते, इनको लेके जाया जाता है पोलन ट्यूब के द्वारा, ठीक है। दो मेल गमेट जो बने ये खुद नहीं जाते फीमेल गमेट तक के, तो इनको जो है पोलन ट्यूब लेके जाती है, और इसलिए जो है इनको नॉन मोटाइल बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल गमेट बने वो इस न्यूक्लियस के पीछे में बने, ठीक है। अब ये स्टेज देखिए तो आपको यहाँ पे तीन सेल दिखाई देंगे। ये एक कौन सा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये दो जो मेल गमेट है, तो तीनों के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म खुद का होता है, इसलिए आप इसको सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है उनका खुद का थोड़ा थोड़ा,
इसलिए वो अभी सेल की स्टेज में है। और इसी को आप बोल सकते हो 3 सेल स्टेज। ये जो है क्या है अभी 3 सेल स्टेज है। और इस 3 सेल स्टेज में आप देखिए तो लगभग 40% जो एंजियोस्पर्म जो है ये 3 सेल स्टेज में रहते हैं। मतलब पॉलिनेशन होता है कई बार तो क्या है 3 सेल स्टेज में हो सकता है, 2 सेल स्टेज में होता है, मगर मैक्सिमम मैंने बताया था कि 60% जो है उसमें क्या होता है 60% में जो है 2 सेल स्टेज में होता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में जो है पॉलिनेशन ऑकर्स एट 3 सेल स्टेज। तो इस स्टेज में भी 40% जो एंजियोस्पर्म जो है इनमें पॉलिनेशन होता है। 40% में 40% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है 3 सेल स्टेज में, जबकि 60% में होता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, तो ये भी स्टेज में जो है पॉलिनेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या करेगा एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गमेट जो है, इसको आप बोल सकते हैं अभी मैच्योर मेल गमेटोफाइट। ये है अभी मैच्योर मेल गमेटोफाइट। और यहाँ पे जो है आपका ये जो मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है ये पूरा होता है। अभी मेल गमेटोफाइट जो है ये क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, स्पोरोफाइट के ऊपर। ये कहाँ पे हो रहा था पूरा प्रोसेस, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ या स्टिग्मा के ऊपर ये जो सब हो रहा था, स्टिग्मा के ऊपर जाके ये 3 सेल स्टेज बनी। ये सब कहाँ पे हो रहा था, तो जो प्लांट बॉडी जो है प्लांट बॉडी के ऊपर हो रहा था। प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब स्पोरोफाइट है। ठीक है, ये मेल गमेटोफाइट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि ये जो है ये डिप्लॉयड है। और ये जो है ये क्या है, हैप्लॉयड है। ये मेल गमेट क्या है, हैप्लॉयड है। और बाकी तो क्या है, प्लांट के अंदर के बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सब डिप्लॉयड है। अगर पोलन ग्रेन को अगर आप छोड़ दो तो पोलन ग्रेन के अलावा जो एमएमसीज थे वो डिप्लॉयड थे। ठीक है, उसके पहले के सब जो लेयर थे टैपेटम से लेके बाकी जो मिडल लेयर थे एंडोथेसियम से एपिडर्मिस थे, ये सभी डिप्लॉयड थे। बस पोलन ग्रेन एक हैप्लॉयड है। तो ये हैप्लॉयड जो स्टेज है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो स्पोरोफाइट के डिप्लॉयड स्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसको जो है आप बोल सकते हो कि मैच्योर मेल गमेटोफाइट, जहाँ पे 2 मेल गमेट है और एक जो है क्या है, वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल, सिंगल वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गमेट इज कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज। और इस स्टेज में भी पॉलिनेशन होता है 40% एंजियोस्पर्म में। तो ये जो है यहाँ पे आपका जो है ये मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए यहाँ पे अब तक अपन ने देखा मेल गमेटोफाइट कैसे कैसे बना, पोलन ग्रेन कैसे बने, फिर एंथर का स्ट्रक्चर पहले देखा, फिर पोलन ग्रेन देखा, फिर पोलन ग्रेन के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ अगर आप देखिए कैलकुलेट कीजिए तो आपको यहाँ पे मियोसिस हुआ है। एमएमसीज से अगर आप देखिए एमएमसीज जो थे पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बने। उसके बाद फिर से एक बार माइटोसिस हुआ। देखिए एक बार मियोसिस हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस होके 2 सेल बने, ट्यूब या वेजिटेटिव और एक जो है जेनरेटिव। इस तरह से 2 सेल बने। अब इनमें फिर से देखिए यहाँ तक तो नहीं, मगर यहाँ फिर से क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। यहाँ फिर से माइटोसिस हुआ। ठीक है, तो जो आपके जेनरेटिव सेल जो थे, जेनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ और क्या बन गए, 2 मेल गमेट बन गए। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो एक बार मियोसिस हो रहा है और 2 बार माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, एक बार मियोसिस हुआ और फिर बाद में 2 बार माइटोसिस हुआ। ये आपको सीक्वेंस याद चाहिए। 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, क्योंकि बाद में अपने को इसका जो है काम पढ़ने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एक बार मियोसिस होने के बाद 2 बार माइटोसिस होता है। ठीक है, मैच्योर मेल गमेटोफाइट बनने के लिए 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट एंड 2 मेल गमेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है मेल गमेटोफाइट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है ये पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो गायनोसियम उसको बोला जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स गायनोसियम, जिसके पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।